इस वीडियो में हम बीपीएससी पीटी की तैयारी किस तरह से करें, कौन सा टॉपिक पढ़ें और वो टॉपिक हम किस बुक से पढ़ें और कैसे पढ़ें, ये मैं बताऊंगा। क्योंकि मैं पिछले 6 बार से बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। मैं जितना बार एग्ज़ाम में बैठा हूँ बीपीएससी के, हर एक एग्ज़ाम में पीटी क्वालिफाई किया हूँ, मेंस भी दिया और इंटरव्यू तक में गया हूँ। तो मैं अपना मेरा जो अनुभव है पिछले 5-6 साल का, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा। और मैं जो भी बात बोलूँगा ग्राउंड लेवल पे बात करूँगा, मैं कोई हवाई बात नहीं करूँगा। मैं जो सीखा और कैसे मैं एग्ज़ाम में पढ़ाई करता था, कौन से बुक पढ़ा, किस टॉपिक को पढ़ा, कैसे पढ़ा, वो मैं सब आपको डिस्कस करूँगा। इस वीडियो को बनाने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। हालांकि मैं इसके पहले भी 2 वीडियो इस तरह का बना चुका हूं, लेकिन फिर भी बच्चे कभी भी कई सारे कमेंट्स आते हैं, सर कहाँ से पढ़ा है, इसको कैसे पढ़ा। तो मैं आज सारे कुछ आपको डिस्कस करूँगा, चाहे वो बुक दिखा के करूँगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करूँ, मैं सारे कुछ बताऊँगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को फिर से एक बार दिखा देता हूँ। मैं अपना पीटी का या फिर कैसे मैं सबूत आपको दे देता हूँ, क्योंकि बिना सबूत का हमको लगता है कि वीडियो बनाना सही नहीं होगा। क्योंकि मैं पहले बोल दिया कि मैं कोई हवाई बात नहीं करता हूँ, मैं बेसिक ग्राउंड पे रह के ग्राउंड लेवल पे बात करूँगा और कैसे एग्ज़ाम पास किया जाएगा उसको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले आइए मैं आपको कुछ अपने एडमिट कार्ड के जरिए मैं आपको कुछ प्रमाण पत्र दे देता हूँ। ये देखिए, मेरा ये 56 से 59 का ये मेंस का एडमिट कार्ड है। हालांकि पीटी का स्कोर कार्ड मेरे पास नहीं है, तो ये तो 56-64 का ये मेंस का एडमिट कार्ड है। फिर आप ये देखिए, दूसरा ये 60 से 62 का मेंस का ही एडमिट कार्ड है, ये भी मेरे पास। हालांकि उसका स्कोर कार्ड पीटी का नहीं है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये भी 63 का मेरे पास मेंस का ही एडमिट कार्ड है। हाँ, ये देखिए मेरे पास 64 का पीटी का कार्ड है। इसमें देखिए मेरा 100 नंबर आया था जिस साल ये पीटी हुआ था 64 का। फिर ये देखिए 65 का है, इसमें हमको 100 नंबर पीटी में आया था। और अभी ये लास्ट एग्ज़ाम मेरा 66 का था। ये भी देखिए मेरे पास इसका मेंस का ही एडमिट कार्ड है, पीटी का मेरा स्कोर कार्ड मेरे पास नहीं है। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कैसे आखिर लगातार 6 बार पीटी मेंस इंटरव्यू आखिर कैसे दे रहा हूँ, क्या रिसोर्स चूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वो सारे डिस्कस आपसे करने जा रहा हूँ। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल जो है ना 150 क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है। और हमको लगता है कि अभी जिस कट ऑफ का रैंक थोड़ा सा बढ़ा है, तो हमको लगता है कि 110 प्लस टारगेट रखना चाहिए हम लोग को 150 में से। और अगर 110 प्लस स्कोर अपना अगर हो जाएगा तो मैं एक सेफ जोन में हम लोग रहेंगे। ठीक ना, तो हम लोग को टारगेट 110 क्या ही करके इसका तैयारी करना चाहिए। और आप देख लीजिए कि जो 150 क्वेश्चन में क्या क्या आता है। हिस्ट्री से लगभग 30 से 35 क्वेश्चन रहता है, पॉलिटी से 10 या 15 क्वेश्चन रहता है, ज्योग्राफी से 10-15 क्वेश्चन रहता है, इकोनॉमिक्स में 10 से 15 क्वेश्चन रहता है, साइंस से लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास रहता है, बिहार स्पेशल से 10 या 15 क्वेश्चन रहेगा, मैथ से 10 क्वेश्चन तो हर एक साल रहता ही रहता है, और करंट अफेयर्स कभी कभी 30 भी रहता है। और अगर जो टोटल अगर करंट आप मिला लोगे तो इकोनॉमिक्स का भी और भी कुछ पॉलिटी का, तो सब मिला लगभग 40 क्वेश्चन तो करंट का ही रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 3-4 ऐसा सब्जेक्ट, एक हिस्ट्री है, एक करंट अफेयर्स है, एक साइंस है, और ये कुछ बिहार इकोनॉमिक्स बिहार का स्पेशल है। ये सब कुछ ऐसे 4-5 टॉपिक है जिसमें कि आपके 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो इसलिए आखिर इन सारे सब्जेक्ट को हम कैसे एक साइंटिफिक तरीके से करें कि हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाए और मेरा कम से कम पीटी तो ना रुके। तो सबसे पहली बात आते हैं हम लोग हिस्ट्री पे। किस पे आते हैं? हिस्ट्री पे। देखिए, हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 सेक्शन होता है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। एंशिएंट इंडिया, मेडिएवल इंडिया, और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक ना, अब देखिए आपको पता है कि जो एंशिएंट इंडिया का जो हिस्ट्री है उसमें अपने को कुछ लिमिटेड टॉपिक है, और इसको अगर मैं सही ढंग से हम कर लें तो काफ़ी इजीली तरीके से हम हर एक क्वेश्चन में इसमें सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, पहला एक आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा भी बोलते हैं इसको। इससे क्वेश्चन आना ही आना, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म है कि आना ही आना है। दूसरा है वैदिक पीरियड, इससे भी एक क्वेश्चन आ जाता है। मगध से तो समझिए कि पूरा जो मगध एम्पायर है, जिसमें कि हर्यक डायनेस्टी है और भी जितने भी नंद वंश, मौर्य वंश, जितने भी वंश है, लगभग 4-5 वंश है, उससे तो 2 क्वेश्चन आ जाता है। अशोक से तो क्वेश्चन हर एक साल आना ही आना है, क्योंकि बिहार का स्पेशल भी है ये। फिर महात्मा बुद्ध, हर एक साल या तो महात्मा बुद्ध या महावीर से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म वहाँ से। गुप्ता वंश से भी एक क्वेश्चन आ ही जाता है।
फिर आप देखिएगा वर्धन वंश से खैर उतना नहीं पूछता, लेकिन हाँ एक बार पढ़ लेना है अपने को। और अंतिम में जो साउथ इंडिया का जितना भी इतिहास है, चालुक्य है, पांडव है, पल्लव है, सारे वंश का फन आएगा। तो इसमें क्या करना है आपको, इस प्राचीन भारत के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लुसेंट को ही ना पढ़ लेना है, लाइन बाय लाइन लुसेंट को ही पढ़ लेना है। नहीं तो मैं इस पूरे टॉपिक का अभी तक मैं अपना वीडियो बना दिया हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का मैं पूरा का पूरा वीडियो, अपना नोट्स का ही वीडियो बनाया हूँ, और वही नोट्स मैं बार बार पढ़ा था। और आप उस वीडियो को देख के आप ये भी सीख सकते हैं आखिर कैसे शॉर्ट में साइंटिफिक नोट्स बनाया जाता है, जिसको रिविजन, मेरा जो नोट्स है उसको मैं पता है मेरे मुश्किल से ना 1 या 2 घंटे में पूरा ऑल सब्जेक्ट में रिवाइज कर लेता हूँ। क्योंकि मैं आप वीडियो देखिएगा मेरा नोट्स ही है वो एकदम पूरा एकदम डायग्राम से टू द पॉइंट नोट्स बनाया, ना ही एक्स्ट्रा कोई बात नहीं है। और जितना भी है सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ये जो जितना मैं टॉपिक आपको बताया इसमें एंशिएंट हिस्ट्री में, तो ये सब आपको सिर्फ और सिर्फ लुसेंट से ही करना है। और अगर हो सके तो मैं लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए साइंटिफिक तरीके में, ये भी मैं वीडियो बना दिया हूँ, मैं इसको लिंक नीचे डाल दूंगा, वो भी देख सकते हैं। नहीं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा कैसे लुसेंट को साइंटिफिक तरीके से शॉर्ट में बना के उसको शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं, और वो काफ़ी हेल्पफुल होता है एग्जाम के लिए, ठीक ना। और बाद में इसके बाद इसको पढ़ने के बाद एक बार आप जो है ना घटना चक्र का प्रीवियस ईयर देख लीजिए बीपीएससी का, उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक ना। अगर हो सके तो जो घटना चक्र आती है हिस्ट्री का पूरा एक, वो भी आप एक बार पढ़ सकते हैं। लेकिन हालांकि वो भी अच्छी बुक है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर नहीं समय है तो आप सिर्फ इतना भी अगर लुसेंट से सही ढंग से टॉपिक कर लेते हैं और प्रीवियस ईयर बना लेते हैं तो सफिशिएंट है। हाँ मैं सलाह दूंगा कि अगर आपके पास टाइम है तो घटना चक्र भी एक बार बहुत ही फास्ट में देखिए डिवीजन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक तरीका और है, देखिए आपको हिस्ट्री बिहार का भी पढ़ना है, तो देखिए अब क्या करना है। जैसे मान लीजिए आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता का बिहार में कोई बड़ा योगदान नहीं है, वैदिक का थोड़ा बहुत आपका चर्चा बिहार में मिलता है, तो लेकिन मगध का तो पूरा बिहार ही है, महात्मा बुद्ध का तो बिहार ही है, क्या कहते हैं उसके बाद आगे जो आपका गुप्त है वो लगभग बिहार का ही हिस्सा है। फिर आपका, तो मेरा सलाह ये है कि जब भी कभी आप पूरे नेशनल लेवल का हिस्ट्री पढ़िए एंशिएंट में, उसी के साथ उस काल में बिहार में क्या क्या हुआ आप उसको पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका रहेगा। मान लो कि वैदिक काल है तो वैदिक काल आप पूरे पढ़ लिए, उस समय बिहार में क्या चल रहा था, मगध में क्या हो रहा था। तो ये अगर जो एंशिएंट नेशनल एंशिएंट को आप बिहार के एंशिएंट से अगर एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो एग्जाम में अधिक क्वेश्चन सॉल्व होगा। और मैं यही पढ़ता था, यही तरीका पढ़ने का भी है, ठीक है। आगे देखिए इसमें सबसे बड़ा है क्या आपका मध्यकालीन। देखिए मेडिवल हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो है ना क्वेश्चन बीपीएससी 4 या 5 पूछ ही लेता है। और इसमें क्वेश्चन का नेचर जो मैं देखा हूँ, देखिए क्या क्या, एक तो पाल वंश से पूछ लेता है, दिल्ली सल्तनत से पूछ लेता है, विजयनगर से पूछ लेता है, मुगल सम्राट से पूछ लेता है, और कुछ अन्य भी है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि आपको सिंपली क्या करना है कि जो आपका लुसेंट है दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत अच्छे से दिया है, गुलाम वंश से लेके खिलजी, तुगलक, सैयद, ये सारा वंश इतना अच्छे से दिया है कि उससे बाहर बीपीएससी क्वेश्चन मैं नहीं देखा हूँ। अगर आएगा तो सबके लिए आएगा। तो मेरा सलाह ये होगा दिल्ली सल्तनत को अच्छे से पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं शॉर्ट में एक वीडियो बनाया हूँ, वो भी प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। उसको विजयनगर से एक क्वेश्चन हर एक बार पता है क्या पूछता है उसमें, खास करके उस विजयनगर समय कौन यात्री कहाँ से आया, कई बार पूछ चुका है। जाकर आप वीडियो से क्वेश्चन देख लीजिए, 65-64 में क्वेश्चन भरा पड़ा है उस विजयनगर में कौन कौन आया। फिर मुगल काल में आप खास करके अकबर और जहांगीर, खास अकबर के दरबार में कौन चित्रकार रहते थे, जहांगीर के दरबार में कौन चित्रकार रहते थे, वो सब अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद उस समय जो भी प्रशासन था अकबर का वो देख लीजिए। और दिल्ली सल्तनत में भी प्रशासन, जैसे मान लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी जो उसका प्रशासन क्या था या उसका बाजार नियंत्रण क्या था, तुगलक ने क्या क्या सुधार किया, ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारे कल्याणकारी कार्यक्रम किए हैं, तो वो सब संस्था का नाम कौन किया था उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। और आप जब लुसेंट देखिएगा या मेरा वीडियो देखें आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप और क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर तो आपको करना ही करना। और घटना चक्र अगर आपको पास समय है तो एक बार उसको देख लीजिए। घटना चक्र देखिए पढ़ने का ये फायदा होगा कि आपका उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। कई सारे बच्चों का ये डाउट था कि सर मतलब कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि नहीं। प्रीवियस ईयर से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द से क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि असहयोग आंदोलन से कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो असहयोग आंदोलन से और कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो उसके एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अगला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाँ एक चीज़ बोलना मैं भूल गया कि जब आप
मध्यकालीन भारत पढ़े तो आप साथ साथ बिहार का भी मध्यकालीन क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप दिल्ली सल्तनत पढ़े, तो दिल्ली सल्तनत में जब मान लीजिए कुतुबुद्दीन ऐबक था या अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद तुगलक था, तो बिहार में क्या हो रहा था, बिहार में कौन वहाँ सूबेदार था, कौन वहाँ प्रांत था, वहाँ क्या क्या घटनाक्रम हो रहा था। उसी तरह मुगल काल में भी जब आप मुगल काल पढ़िए नेशनल लेवल का, तो बिहार में देखिए मुगल के कौन सेनापति थे, किसने कहाँ जीता, कहाँ किसकी राजधानी थी, ये पूरा घटनाक्रम आप क्या कीजिए, कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका एक लगातार एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई हो जाएगा कि मैं नेशनल लेवल हो गया और बिहार का भी हो गया, एक ही साथ दोनों कवर हो जाएगा। और अब बिहार के लिए मैं अभी KBC नैनो को ही मैं बोलूँगा कि अच्छी बुक है, KBC नैनो खरीद लीजिए। IR नहीं तो एक विवास 15वां की बुक आती है, सबसे बेस्ट बुक है KBC नैनो या विवास 15वां, दोनों में इसको एक बुक लीजिए और उसी को जो है ना इस तरह से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, अब आपका आ जाता है क्या, मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग 20 या 25 के रेंज में रहता था। यहाँ से कैसे पढ़ा जाए, देखिए विजयनगर में देखिए, इसको पढ़ने के लिए मेरा सलाह तो यही रहेगा कि विजयनगर साम्राज्य को पढ़ने के लिए आपके पास एक बुक और होना, उसका नाम है स्पेक्ट्रम। क्या है, स्पेक्ट्रम। ये आपके पास होना ही चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन BPSC इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछता है। अब देखिए करना क्या है, इसको कैसे पढ़ना मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पहले क्या करना है कि आधुनिक भारत में आपको यूरोपीय कंपनी का आगमन पढ़ना है, ये भी आपको जो है ना पढ़ लेना है। कहाँ से, स्पेक्ट्रम से ही। शॉर्ट में उसका पीछे एक समरी भी दिया, मैं आपको अभी बुक का मैं वीडियो बना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ लेना है। उसके बाद जो जितना भी किसान मूवमेंट होता है, जनजाति विद्रोह होता है, सैनिक विद्रोह होता है, 57 का विद्रोह होता है, ये भी आपको स्पेक्ट्रम से ही पढ़ना। देखिए लुफेंट का क्या है कि लुफेंट में सारे घटनाक्रम एंशिएंट मतलब मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं दिया होता, इसलिए आपको स्पेक्ट्रम का हेल्प लेना ही पड़ेगा। और देखिए रिवीजन का क्या मतलब, रिवीजन का मतलब ये है कि मेरा सारा क्वेश्चन उसी से आना चाहिए। तो अगर आप लुसेंट से अगर जब मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज करते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन उसमें नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, स्पेक्ट्रम से मिलेगा। तो आप देखिए पढ़ने का तरीका, अगर आप जैसे कि मान लीजिए आंदोलन पढ़ रहे हैं तो किसान, जनजाति, सैनिक, एक ही साथ सब पढ़ लीजिए। और इसी के साथ साथ बिहार में देखिए कौन कौन सैनिक विद्रोह हुआ, जनजाति विद्रोह बिहार में कौन हुआ, क्योंकि एक क्वेश्चन तो यहाँ से कन्फर्म, मतलब सैनिक, जनजाति या 1857 के विद्रोह से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म है, पूछना ही पूछना। और उसमें पूछता क्या है, जैसे मान लीजिए कि जिसको जनजातीय विद्रोह है उसका नेता कौन था, जनजातीय विद्रोह का क्या था, नेता कौन था, वो पूछ लेता है। या मान लीजिए सैनिक विद्रोह जो हुआ, जैसे वीर कुंवर सिंह कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, किसान मूवमेंट तो कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। तो आप उसका कहाँ वो मूवमेंट हुआ है, एक बार पूछा BPSC क्या, रामोशी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था, पश्चिमी में हुआ है कि पूर्वी में हुआ है कि उत्तरी में कि दक्षिण में, तो पश्चिमी घाट में हुआ था। आप ये एरिया भी क्वेश्चन पूछा है, एरिया कहाँ वो चीज़ें घटित था। ये आप मतलब मैं कहना मतलब ये है कि किसान, जनजाति, सैनिक, ये सारा एक ही साथ पढ़िए। नेशनल लेवल के साथ साथ आप बिहार के लेवल को भी क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। और ध्यान रखिएगा ऐसे कुछ टॉपिक में आप मैप का भी यूज कर सकते हैं कि हाँ कहाँ हुआ कहीं। इससे देखो मैप का यूज करने से क्या होता है, आपका पढ़ाई और आसान हो जाता है। सामने मैप रखिए, सामने मैप रखिए, जो चीज़ दिखा एक बार मैप में देख लीजिए। उससे 2 फायदा, एक तो आपको माइंड में सेट हो गया और दूसरा कि मैप का भी नॉलेज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए उसके बाद क्या करना है आपको इसमें मेनली कि ये जो जितना भी आपका ये 1885 से लेकर 1947 तक का जो घटनाक्रम है, मतलब कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन हो जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत। अब देखिए इसमें कैसे आपको पढ़ना मैं बताता हूँ। देखिए 1885 से लेकर 1947 में घटनाक्रम में देखिए सबसे पहला है क्या, इसमें है कांग्रेस की स्थापना होती है। स्थापना के बाद इसमें उदारवादी चरण आता है, जो कि बहुत ही, जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, फिरोज शाह मेहता हो गए, ये लोग बहुत ही उदारवादी किस्म लेता था। उनका कुछ एक्टिविटी है वो देख लीजिए। फिर आइए गरम दल, 1905 के आसपास जब बंगाल विभाजन मूवमेंट होता है तो जो गरम दल के जो नेता कांग्रेस के अंदर थे वो भी उसकी कुछ एक्टिविटी होती है, उसको देख लीजिए। फिर जो बंगाल विभाजन में कैसे, जैसे कि पूछा बंगाल विभाजन कब लागू हुआ, डेट याद रखिए उसमें, ठीक ना। कहाँ कहाँ बंगाल में मूवमेंट हुआ वो याद रखिए, ठीक ना। ये सब आपको स्पेक्ट्रम से ही करना है। अभी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, बताऊंगा मैं, अभी पेज दिखाऊंगा वहाँ पे, ठीक ना। फिर देखिए बंगाल विभाजन हो गया। अब देखिए आगे क्या, तो 1915 में जब आइएगा तो वहाँ गांधी युग शुरू हो जाता है। अब गांधी युग के हर एक मूवमेंट को क्रम बाय क्रम पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए असहयोग आपने पढ़ा, ठीक ना। 1920 में मान लीजिए शुरू होता है वो सहयोग, 1922 तक 5 बजे तक चलता है। और सहयोग आंदोलन को क्या कीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ मेन घटनाक्रम उस आंदोलन के दौरान हुआ। नेशनल लेवल का पढ़ने के बाद तुरंत आप बिहार का पढ़िए। देखिए कि बिहार में असहयोग में कौन कौन नेता कहाँ कहाँ भाग लिया, बहुत ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगा। इससे बेहतर तरीका और है ही नहीं। असहयोग आंदोलन आप नेशनल लेवल का पढ़ लीजिए और साथ ही साथ बिहार, क्योंकि कांग्रेस का तो गतिविधियाँ बिहार में भी है, तो बिहार के नेता पढ़ लीजिए। उसी तरह आगे जब असहयोग जब खत्म हो जाएगा आप सीधे
उसके बाद साइमन कमीशन आ जाएगा, फिर सविनय अवज्ञा होगा, उसके पहले लाहौर का सेशन होगा। तो लाहौर का जो अधिवेशन उससे क्वेश्चन एक पूछता ही पूछता है। अब लाहौर के सेशन में क्या हुआ, कब प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, गांधी जी ने कैसे 11 सूत्रीय मांग किया, किस दिन किया, उसमें 11 सूत्रीय मांग में क्या क्या बातें था। फिर उसके बाद देखिए गांधी जी 12 मार्च को चले, 5 अप्रैल को 6 अप्रैल को पहुँचे, फिर दांडी मार्च हुआ, वो फिर नमक कानून तोड़े, फिर सविनय क्या हुआ। फिर एक घटनाक्रम बीपीएससी पूछ चुका है कि सविनय अवज्ञा कब शुरू हुआ, नमक कानून तोड़ने के बाद ही शुरू हुआ, तो वही है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछा है। इस बार तो पूछ दिया था कि गांधी का दांडी मार्च कितने दिन तक चला, 24 दिन तक चला था। ये कहाँ से होगा, ये तो आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़िएगा तो कैसे जवाब दे पाइएगा। इसलिए मेरा सलाह है ये स्पेक्ट्रम का खास करके 1885 से लेकर 1927 तक ना अच्छे से उसको 2 या 3 दिन में इजीली जो है 4-5 घंटे में हो जाएगा, उसको एक बार प्री रीडिंग कीजिए और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर देखिए जब सविनय अवज्ञा होगा, फिर उसके बाद गोलमेज राउंड मीटिंग, आप था हाँ गोलमेज से कई बार पूछा है, पहला दूसरा तीसरा कब हुआ, पहला कब हुआ, दूसरा कब हुआ, तीसरा कब हुआ, पहले में कौन भाग लिया, पहले दूसरे में कौन भाग नहीं लिया, आखिर राउंड टेबल मीटिंग का क्या रिजल्ट निकला, पूना पैक्ट क्या हुआ, ठीक ना। फिर जो उसके बाद जो है ना सांप्रदायिक पंचायत कब जारी की, ये सब डेट पूछ देता है। तो जब तक इसको नॉलेज नहीं होगा तो कैसे जवाब दीजिएगा। फिर उसके बाद 1835 का जो भारत शासन अधिनियम आता है वो पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद क्या देखिए 1937 में जो प्रांत में चुनाव हुआ, कितना कांग्रेस जीता, कितना में कांग्रेस हारा, कहाँ किसकी सरकार बनी, और उसी के साथ बिहार का भी पढ़िए। 1937 के प्रांतीय चुनाव में कैसे श्री कृष्ण सिंह दूसरे सीएम बने थे, पीएम बने थे, उसको उसमें सीएम को पीएम बोलते थे, पहले कोई और मोहम्मद यूनिस बने थे। आप उसको देखिए। बीपीएससी वाला क्वेश्चन पूछा कि पहली बार जो कृष्ण सिंह ने इस्तीफा क्यों दिया था, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दिया था कि किसी और कारण। उसमें क्या था ना कि राजनीतिक कैदियों की रिहाई की वजह से उन्होंने क्या दिया था, इस्तीफा दिया था। क्वेश्चन देखिए इतना डीपली अंदर पूछेगा। जब तक आप बिहार के इतिहास को नेशनल के इतिहास से कंपेयर करके नहीं पढ़ेगा तो ऐसे क्वेश्चन को जवाब देना काफ़ी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए आप जब ये क्या हो जाएगा कि हाँ आगे आपका भारत छोड़ो आंदोलन पढ़िए। भारत छोड़ो आंदोलन क्या कहाँ से शुरू हुआ, गांधी ने क्या दिशा निर्देश दिया, कैसे कैसे ये भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश घटनाक्रम में आगे बढ़ा, और बिहार में क्या हुआ। बिहार में तो भारत छोड़ो आंदोलन से बहुत गतिविधियाँ हुआ। सबसे अधिक जो है ना, अगर कहीं इसका प्रभाव देखा गया भारत छोड़ो आंदोलन को बिहार में देखा गया, क्योंकि वहाँ सचिवालय गोलीकांड होता है, कई जगह वहाँ गोलीकांड होता है। अलग वहाँ जब आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस आंदोलन में बिहार में जयप्रकाश क्या कर रहे थे, राजेंद्र प्रसाद कहाँ कहाँ जेल में गए, क्या बिहार में और गतिविधियाँ, वो पूरा आपको ना इसी के साथ नेशनल लेवल का पढ़ने के बाद आप तुरंत जो है ना कहाँ मूव कर जाइए, बिहार के लेवल पर मूव कर जाइए। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री में आपको क्या करना है कि बिहार नेशनल लेवल का पढ़ने के साथ तुरंत आपको बिहार में जंप कर जाना है। इससे क्या होगा, एक आपका कंप्लीट तैयारी जो है ना हो जाएगा और कोई क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं होता है। फिर आके देखिए इसमें मान लीजिए कि देखिए कि रिपोर्ट, जैसे नेहरू रिपोर्ट में क्या क्या मेन प्रावधान था। अगर क्वेश्चन मान लीजिए कभी ये पूछ देगा कि नेहरू रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो जब आपको सही पता होगा तो नहीं बता पाइएगा। इसलिए उसमें 8-10 पॉइंट है स्पेक्ट्रम, इसको ऐसे करके एक बार रीडिंग कर लिए। तो उसमें क्या करना है कि नेहरू रिपोर्ट एक बार पढ़ लिए, फिर जैसे मान लीजिए गांधी का 11 सूत्रीय मांग क्या था इसको एक बार पढ़ लिए, फिर जो अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में उसमें क्या क्या मेन प्रावधान थे वो पढ़ लिए, फिर कृषि मिशन में क्या क्या प्रावधान था वो पढ़ लिए, केंद्रीय मिशन में क्या था प्रावधान वो पढ़ लिए। इससे क्या होगा कि आपको ना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक ना। फिर आप क्या कीजिए, कांग्रेस का अधिवेशन, जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है 1885 से 1945 तक, उससे समझिए कि 2 या 3 क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द घूमता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, या तो लुफेन से पढ़ सकते हैं या तो स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं, ठीक ना। मैं भी दिखाऊंगा स्पेक्ट्रम को कैसे यूज किया जाए, ठीक ना। उसके बाद देखिए अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या बचा आपका, गवर्नर जनरल। देखिए गवर्नर जनरल तो यहाँ से भी क्वेश्चन 1 या 2 जो आ जाता है। देखिए गवर्नर जनरल में दिक्कत क्या है कि काफ़ी सारे आते हैं, उसमें टाइम लाइन उसको याद करना काफ़ी क्या होता है, दिक्कत है, याद भूल जाता है आदमी कौन कब आया। तो उसमें देखिए कुछ अपना ट्रिक बना लीजिए, कुछ अल्फ़ाबेट ABCD ऐसा नहीं होगा, कुछ जैसे नाम के आधार पे कुछ ट्रिक बना लीजिए। और उसको क्या कीजिए, ऐसी चीज़ को ना एक डायरी रखिए अपने पास, छोटा सा रखिए डायरी में, यहाँ देखिए बंगली लिखता छोटी सी रखिए डायरी। उस डायरी में ऐसी चीज़ को लिखिए जो आपको याद नहीं रहता है। डायरी में खाली लिखना नहीं, उसको बार बार क्या करना, रिवाइज, कभी खाना खा लिए उसमें रिवाइज कर लिए, सोने से पहले रिवाइज कर, मतलब उसको लगभग 1 दिन में 5 बार देखना है उस डायरी को लिखा। और डायरी में सब कुछ मत लिखिए, बहुत शॉर्ट में कि हाँ जैसे मान लीजिए कि आपको राउंड टेबल मीटिंग 3 हुआ, आपको डेट याद नहीं था, डेट लिख लीजिए, ठीक ना। उसके बाद मान लीजिए कि गवर्नर जनरल कब कैसे उसका क्रम लिख लिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा, ऐसे करने से आपके कई सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद क्या कि पत्रिकाएँ काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, लुफेन में भी एक टेबल में दिया हुआ है और स्पेक्ट्रम में भी दिया हुआ है, मैं बताऊंगा वहाँ से कैसे पढ़ा जाए उसको। फिर क्रांतिकारी, ये आप स्पेक्ट्रम से ही पढ़िए, क्योंकि क्रांतिकारी जो है ना लुफेन में अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक ना, ये देख लीजिए। उसके बाद जो है ना
जो टाइम लाइन है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो मेन जो घटना है, जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस बना, फिर बंगाल विभाजन हुआ, फिर मान लीजिए कि कब स्वविनय शुरू हुआ, फिर स्वविनय के बाद कैसे जो है ना स्वराज पार्टी बना, फिर कैसे साइमन कमीशन आया, फिर क्या हुआ आपका 11 सूत्रीय मांग हुआ। ये जो पूरा एक घटनाक्रम है, तो ये आपको लुसेंट में ना दे दिया है, मैं इसको दिखाऊंगा अभी, ठीक ना। फिर कुछ फैक्ट जो है लुसेंट में दिया हुआ है मॉडर्न का, मतलब टेबल में दिया है, चार्ट के रूप में, तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर समय है तो घटना चक्र को एक बार ओवर थ्रू हो जाइए, उसका कम से कम एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एक व्याख्या से कई सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, आ जाते हैं। और बिहार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी क्या कीजिए, जरूर देखिए। तो ये देखिए हो गया आपका हिस्ट्री में कि किस तरह से हम साइंटिफिक तरीके से नेशनल लेवल के हिसाब से बिहार का भी क्या कर सकते हैं, हम कवर कर सकते हैं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो जितना भी आपको मैं डिस्कस किया, कैसे बुक दिखाओ तो कहाँ से कैसे को पढ़ेंगे, ठीक ना। ये देखिए मेरा स्पेक्ट्रम का ये लेटेस्ट एडिशन है। इसमें देखिए पहला है कि आपको जो यूरोपीय कंपनी का आगमन है, अगर उसको अगर पढ़ना हो, बहुत जल्दी पढ़ना, तो कैसे पढ़ेंगे। देखिए पहली बात, देखिए इसमें क्या है, आप इसको जब खोलिएगा तो इसमें पहला जो चैप्टर आपका डिटेल में जो यूरोपीय कंपनी का आगमन ही क्या हुआ है, दिया हुआ। देखिए यूरोपीय कंपनी का जो आगमन है, इसमें सबसे पहले क्या काफ़ी डिटेल में बताया है। देखिए यहाँ देखिए शुरू कर रहा है, ये काफ़ी डिटेल में बताया A to Z अच्छे से, कैसे कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो देखिए पूरा कहानी में दिया हुआ है। तो इतना कहानी पढ़ने से बेहतर है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पहला है पुर्तगाली कंपनी का आगमन, तो मैन आप डेट अंडरलाइन कर सकते हैं, मैन जो घटनाक्रम आप जिसको रीडिंग करिए तो आपको पता चलेगा हाँ ये जो है इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसमें से पीछे में सबसे लास्ट में देखिए इस बुक की खासियत क्या है, सबसे लास्ट में जो है ना आपको मिल जाएगा क्या, इसका समरी। देखिए यहाँ पे ये पूरा सारांश दिया हो, देखिए ये देखिए इसमें पूरा अच्छे सारांश दिया हो। आप इसको कम से कम एक बार जो है अगर पढ़िएगा, 2 बार पढ़िएगा, आपके सारे क्वेश्चन जो है इसी से क्या हो जाएंगे। कम से कम यूरोपीय कंपनी का आगमन अगर बिहार से पूछेगा तो लगभग इसी से आएगा। उतना आप रीड में नहीं भी पढ़ते तो आपको सिर्फ समरी से जो है ना काम क्या हो जाएगा। और ये मुझको 2 या 3 पेज का है, और अगर 2 या 3 पेज को पढ़ते तो मुश्किल से आप कितना देर लगेगा, आधा घंटा लगेगा, और आधे घंटे में एक क्वेश्चन तो आपको कम से कम बन जा रहा है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट, अब देखिए हम आपको क्या बताए, किसान बताए मूवमेंट, जनजाति बताए, और भी कुछ विद्रोह था। देखिए सिंपल यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 1857 के पहले जो भी हमारे देश में जो किसान विद्रोह हुआ, जन विद्रोह हुआ, सब देखिए। अब यहाँ क्या, इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी पूछेगा ही पूछेगा। और ये क्या है, मुश्किल से 3-4 पेज 5 पेज में सारा एक ही जगह जितना विद्रोह होता है मैन दिया हुआ, तो आप इसको एक बार रीडिंग कर सकते। इसका नेता कौन था, कहाँ हुआ, कहाँ किसान विद्रोह हुआ, ठीक है ना, किसने भाग लिया, कहाँ देखिए आदिवासी विद्रोह दिया हुआ, किसने, उसकी क्या विशेषता था, मतलब ये थोड़ा बहुत। और देखिए पूरा एक सारांश, देखिए एक ही जगह पूरा सारांश दे दिया, देख रहे हैं। मतलब एक बार पढ़िएगा पूरा जो है, 1 या 2 बार जो है ना चीज़ आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी, ठीक है ना। सारे मतलब एक ही जगह पूरा जो है ये विद्रोह दिया हुआ, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए फिर टेबल के फॉर्म में दे दिया है, ठीक ना, ये कर सकते हैं आप, ठीक। फिर जो बीपीएससी का जो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री से जो सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन होता है उससे है, खास करके राजा राममोहन रॉय। देखिए इसको अच्छे से आपको पढ़ना है, मतलब इसमें समझिए कि इसमें कई सारे क्वेश्चन जो है इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये सब चीज़ें लुसेंट में नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको इस बुक का क्या करना, यूज करके ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़ना। ठीक है समय लगेगा, लेकिन आपको तो जब पीटी पास करना है तो थोड़ा सा तो समय देना पड़ेगा, इसलिए आप इसको इस देखिए सारा जितना भी उस समय जो भी संगठन था, किन्होंने कौन नेता थे, इसमें दिया। ये मुश्किल से 20 या 25 पेज का इसको है, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बीपीएससी यहाँ से पूछता है कि जो कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन सी संस्थाएं थी। तो क्वेश्चन बीपीएससी यहाँ से हर एक साल पूछती है। जैसे कि कई बार एक बार पूछा था कि आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के कौन थे सदस्य, तीनों का नाम दिया था ऑप्शन में। देखना यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे चीज़ों को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि मैं फिर बार बोल रहा हूँ रिवीजन का मतलब क्या है, क्वेश्चन मेरा नहीं छूटना चाहिए। अगर लुसेंट से आप ऐसे टॉपिक को कीजिएगा तो वहाँ आपको चीज़ बहुत कम मिलेगा, और यहाँ से जब कीजिएगा तो आपका फराज क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसमें लगभग वही या 2-3 पेज में पूरा एक ही जगह दे दिया, तो आप इसको देख सकते हैं। देखिए इसी में जितना भी कांग्रेस के पूर्ण संगठन बना था, देखिए उसका ईयर दिया है। अब जैसे मान लीजिए कहीं क्वेश्चन ये पूछ दिया कौन सा संगठन पहले बना, कौन सा बाद, क्रम से जाइए। जब तक आपको ये 1-2 याद नहीं होता कैसे बना पाएगा, इसलिए इसको ऐसे तरह अंडरलाइन करके ध्यान से जब तक माइंड ठंडे ढंग से पढ़िएगा ना, ये सब सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या होंगे, इजीली सॉल्व होंगे। अब देखें यहाँ से
यहाँ से कांग्रेस का जो है ना मेन चीज़ शुरू होता है, कांग्रेस का उदारवादी चरण। आपको इसको सही ढंग से पढ़ना पड़े। जैसे सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसने दिया, या त्वरित चालक का सिद्धांत किसने दिया, सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब इसको ना थोड़ा सा आपको समय दे के इसको थोड़ा सा धीरे धीरे से इसको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ताकि इससे कोई क्वेश्चन मेरा ना छूटे। देखिए फिर यहाँ बंगाल विभाजन आ जाएगा, इससे भी क्वेश्चन कई सारा पूछता है, ठीक ना। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं ऐसे रिवाइज करूँ कि क्वेश्चन मेरा ना छूटे। फिर देखिए यहाँ आ जाएगा क्या, फुरत विभाजन आ जाएगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा कैसे क्यों हुआ आखिर, ठीक ना। ये सब चीज़ें जो ना आपको एग्जाम में काफ़ी। और एक चीज़ और मैं भूल गया कहना कि स्पेक्ट्रम के बगल में कई सारे प्रमुख विचार दिए हुए, किसने क्या बात बोला। बीपीएससी में डायरेक्ट यही कथन ही पूछ देता है। इस कथन को भी आप एक बार क्या कर लीजिएगा, जरूर डाल लीजिएगा। जैसे एक देखिए क्वेश्चन कहता है यहाँ पर स्टेटमेंट, पार्लियामेंट्री सुधारों ने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान फिर मार डाला। कौन कहा था, के.एम. मुंशी ने कहा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट, क्रांतिकारी गतिविधियाँ। आपको पता है क्रांतिकारी गतिविधियाँ 2 चरण में होता है, मैं इसका वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन फिर भी आप देखिए क्रांतिकारी बंगाल में कैसे होता है, या मान लीजिए कि हमारे देश के बाहर भी कैसे कैसे होता है। इसमें अच्छे से जो है ना, महाराष्ट्र में कौन थे, फिर विदेशों में कौन थे। देखिए यहाँ लिखा ना क्रांतिकारी विदेशों में, देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ है लंदन में कौन थे। क्वेश्चन ही पूछ चुका है, श्याम जी कृष्ण वर्मा भारत प्रसारण समिति कहाँ स्थापित किया था, लंदन में किए थे। तो अब जब तक आप इसको ऐसे नहीं पढ़िएगा, तो यहाँ एक और क्वेश्चन पूछ चुका है, ये श्रीमती भीखाजी रुस्तम कामाजी, ये स्टुगार्ड में जो है क्रांतिकारी में क्या लिया था, भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक बार कम से कम ऐसे टॉपिक क्रांतिकारी इसका समरी जरूर देख लीजिए, क्योंकि समरी में डायरेक्टली फैक्ट दिया रहता है, इसको एक बार जरूर देखा कीजिए। फिर जितना भी गांधी युगीन जो मूवमेंट है, एक बार थोड़ा सा समय लगेगा, मैं मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना, अगर आप थोड़ा सा खिलाफत और सहयोग या सोवियत को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है इसमें मतलब इससे नहीं छूटेगा, ठीक है ना। गांधी जी ने कब क्या किया, कौन सा मूवमेंट में भाग लिया, सोवियत में आखिर क्या क्या घटा। देखिए यहाँ देखिए गांधी जी देखिए दिया हुआ है कि गांधी जी जब 11 फुटिया मांग, देखिए क्या क्या मांग किए थे। एक बार इसको अगर देख लीजिएगा, तो अगर क्वेश्चन ये दे देगा कि कौन सा मांग नहीं किया था, आपको जवाब मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ दांडी मार्च, देखिए डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है कब से कब तक शुरू किया, कब तक कहाँ पहुँचे, कितना दिन लगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 24 दिन लगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी क्या कर लिख चुका था, पूछ चुका था। आप ऐसे चीज़ों पर न फोकस कीजिए जहाँ से मेरा क्वेश्चन ना छूटे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूँगा स्पेक्ट्रम के लिए, स्पेक्ट्रम के लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में लगभग 20 या 30 पेज दिया हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो हम कहते हैं कम से कम 10 बार रिवाइज कीजिए। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे पहला कि इंडिया में कितने गवर्नर जनरल आए, कब कम, देखिए कौन का कितना काम है। इसे एलिफेंट में भी दिया, ये इसमें भी अच्छे से दिया। आप इसमें भी ना पूरे कौन से गवर्नर कब आए, किसने क्या किया, पूरा अच्छे से A to Z जो है ना आपको इसमें क्या होगा देखने को मिल जाएगा। आप इसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ, इस लिस्ट को तो आप जरूर पढ़िए, सारे लिस्ट को समझिए। एक तो नहीं होता रट्टाफिकेशन करना, आप इसको रट्टाफिकेशन कर सकते। देखिए सारा देखिए कब क्या हुआ, कौन सा प्रसिद्ध केस है, किसमें किसको फांसी हुआ, ये पूछ सकता है। फिर कितना कौन सा संस्था है, मतलब ये अंतिम का लगभग 10 या 20 पेज होगा। इसको तो हम कहते हैं कि कम से कम 10 बार रिवाइज कीजिए। देखिए एक ही लिखे सारा जितना पत्र पत्रिका है, कौन संगठन, एक ही जगह शब्द दे दिया है, कौन सा आंदोलन है, कौन सा, एक जगह शब्द दे दिया। इसको एक बार पढ़ने से क्या होगा, आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। देखिए कितना एक जगह सब क्रांतिकारी संगठन दिया। इसको कम से कम 10 बार, एक बार नहीं, कम से कम 10 बार। मैं तो इसको 20 बार 50 बार पढ़ चुका हूँ अभी तक, क्योंकि यही क्वेश्चन आता है। मैं जब भी स्पेक्ट्रम पढ़ता हूँ तो मैं यही शुरू करता हूँ पीछे से। देखिए एक ही जगह सारे समाचार पत्र सब क्या किया हुआ दिया हुआ, इसी को 5 बार पढ़ लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आने कोई चांस से सवाल नहीं होता है। इसलिए जो ना इस तरह से आप स्पेक्ट्रम को ना यूज कीजिए, और मानिए कि मॉडर्न के लिए आपके लिए यही समझिए गीता है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये देखिए आपके सामने केबीसी का बिहार स्पेशल का बुक दिख रहा होगा। देखिए जैसे आपको क्या पता है, जैसे कि मान लीजिए आपने नेशनल लेवल का वह सहयोग आंदोलन पढ़ लिया, अब जैसे उसको पढ़े तो आप तुरंत बिहार का क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए। इससे का वो लिंक जुड़ जाएगा। अब देखिए बिहार में कौन नेता थे, मंजरूल हक जो भी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, जो भी थे, आप इसको जब उसके साथ जब इसको पढ़िएगा तो पढ़ने का कुछ मज़ा ही हो रहेगा, और इससे एक भी क्वेश्चन आपको छूटने का चांस नहीं है। हिस्ट्री के बाद अब पॉलिटी या राजव्यवस्था आता है। देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन जो है ना 10 या 15 जो पूछेगा, तो उसमें देखिए कहाँ कहाँ से पूछता है। देखिए पहला कि संविधान जो निर्माण हुआ कैसे हुआ, कितने संविधान सभा सदस्य थे, कौन सी समितियां थी, कब बैठक हुआ, कितना बैठक हुआ, ये सब बात। प्रस्तावना में क्या है, स्रोत कहाँ से लिया गया, कौन सा बातें, सूची अच्छे से याद कर लीजिए, भाग
बीपीएससी को फन भाग से पूछ देता है डायरेक्ट, इस भाग में क्या है, 18 भाग में क्या है, 19 भाग में क्या है, आप इसको याद कर लीजिए। और ये कहाँ से कीजिए, सिर्फ और सिर्फ लुसेंट या तो लक्ष्मीकांत से कीजिए। मैं अभी दिखाऊंगा कैसे वहाँ से किया जाए, ठीक ना। फिर आप देखिए नेक्स्ट फंडामेंटल जो आपका जो मौलिक अधिकार उसको पढ़िए, अच्छे से आर्टिकल वाइज पढ़िए। खास करके जो मूल अधिकार में जो वाद विवाद हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कौन कौन से संविधान संशोधन हुए हैं फंडामेंटल राइट को लेकर, ये देख लीजिए। डीपीएसपी में क्रम याद कर लीजिए, किस किस आर्टिकल में क्या है, मैचिंग दे देगा, या पूछेगा कि कौन सी बातें डीपीएसपी में नहीं है। जो आप है अगर वो याद होगा तो जो नहीं अपने आप याद हो जाएगा, मतलब ठीक ना। फिर देखिए फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य 11 याद कर लीजिए, कब क्या कैसे है, कि कब जोड़ा गया, कि किस समिति के आधार पर जोड़ा गया, ये सब पढ़ सकते हैं। और आपको जो है ना इसको लक्ष्मीकांत से डिटेल पढ़ना है, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लोग का देख लेना है, ठीक ना। अब अगला है इसमें सबसे बड़ा संसद। देखिए संसद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लोकसभा है, राज्यसभा है, प्रेसिडेंट है, पीएम है, मतलब कि बहुत कुछ है। तो मेरा फला क्या होगा, जब आप संसद को पढ़िए तो तुरंत आप विधानमंडल को पढ़िए, साथ ही साथ जब राष्ट्रपति को पढ़िए तुरंत आप राज्यपाल को पढ़िए। अगर आप राष्ट्रपति पढ़ लिए मान लेते हैं, तो राष्ट्रपति पढ़े तो पढ़ने के बाद उसका क्या कार्य है, क्या शक्ति, वो पढ़ लिए। उसके बाद आप पूरे इंडिया में राष्ट्रपति कितने कितने हुए वो देख लीजिएगा। और तुरंत जैसे आप राज्यपाल पढ़िएगा तो तुरंत आप बिहार में कितने राज्यपाल हुए, कौन कौन कब बने, एक बार आप उसको फटाफट देख लीजिए। इससे जो तैयारी जो है ना आपका दोनों हो जाएगा। और फिर देखिए तो आपको संसद हो गया, विधानमंडल हो गया, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल का क्रम, ये सब जो है ना आपको सब लक्ष्मीकांत से क्या है करना है। उसके बाद देखिए संस्था, कैग है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, अंतर्राज्यीय परिषद है, यूपीएससी है, इलेक्शन कमीशन है, परिसभन आयोग है, ये सब भी आप लक्ष्मीकांत से ही देखिए। हालांकि लुसेंट में भी दिया हुआ, लेकिन देखिए लक्ष्मीकांत एक बेसिक बुक है, उसमें अगर जहाँ क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्चुअल भी पूछेगा, कॉन्सेप्ट भी पूछेगा तो आपको बन जाएगा। लेकिन लुसेंट में जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये ध्यान, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा, उसमें फैक्चुअल ज़्यादा है। लेकिन लुसेंट जो आपका जो लक्ष्मीकांत है उसमें बेसिक बातें हैं। अगला सबसे मोस्ट पंचायती राज से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, और लुसेंट में तो पंचायती राज दिया ही नहीं है, कैसे पढ़िएगा। इसलिए आप क्या कीजिए, इसका अच्छा है लक्ष्मीकांत में लगभग 5 या 6 पेज में पूरा पंचायती राज अच्छे से दिया हुआ है। कौन समिति कब गठित हुआ, किस समिति ने क्या रिपोर्ट दिया, उसको आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, ठीक ना। क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, इस बार तो आर्टिकल पूछ दिया, और इस बार तो 2 क्वेश्चन पूछ दिया संविधान, इसी से पंचायती राज से पूछ दिया, 2 क्वेश्चन पूछ दिया बीपीएससी 66 में, तो क्या कीजिएगा। इसलिए मतलब मेरा काम होता है पंचायती राज को बहुत ही अच्छे से 1 नहीं 2 बार नहीं 3 बार पढ़िए। क्योंकि जितना भी संविधान संशोधन हुआ है 1 से लेके अभी जितना भी 105 तक हुआ है, सारे में मेन लगभग 20 या 25 इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, उसमें कौन सी बातें हैं, आप इसको सही ढंग से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी बिहार दरोगा के एग्ज़ाम हुआ, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया समवर्ती सूची में। जब तक आप ये डिटेल एनालिसिस नहीं कीजिएगा लक्ष्मीकांत का, कैसे बनेगा। वो कुछ अदर बातें लुसेंट में आपको दिया हो, उसको भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और प्रीवियस ईयर पढ़ लेना। अब देखिए पॉलिटिक्स के बाद बिहार का भी पढ़ सकते हैं साथ ही साथ, तो वो भी आपको क्या करेगा, फायदेमंद देगा, ठीक ना। चलिए अब आते हैं कि लक्ष्मीकांत का बुक कैसे इसको पढ़ेंगे, मैं वो दिखा रहा हूँ। देखिए पॉलिटी में लक्ष्मीकांत का है, देखिए सेकंड चैप्टर इसमें है कि मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान का निर्माण। देखिए कितने अच्छे से दिया है, कैबिनेट मिशन ने क्या क्या सिफारिश दिया, कितना सीट था, ठीक ना। फिर देखिए आप कौन कौन सा इसमें संविधान सभा में कितने प्रारूप समिति था, कौन सा समितियां था, मतलब काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। हालांकि लुसेंट में भी दिया, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छे से डिटेल में दिया, और इसमें गलती होने का कोई चांस तो होता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है। फिर देखिए कितने कौन से पार्टी में कहाँ कहाँ सीट था, ये सब भी अच्छे से दिया हुआ है इसमें, ठीक ना। इसको आप जो है ना एक बार जो है ना अच्छे से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे इसमें कुछ कुछ उसके संविधान की विशेषता भी दिया हुआ है, क्योंकि कभी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है, उसमें ABCD दे देगा पॉइंट। आप जब तक इसको एक बार नहीं पढ़िएगा तो ऐसे क्वेश्चन का जवाब देना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लुसेंट में तो दिया नहीं है। फिर देखिए यहाँ पूरा एक ही जगह सारा भाग दे दिया हुआ है, कौन से भाग में क्या है। एक बार बीपीएससी यही पूछा था, जहाँ तक हमको याद है ये कि भाग मतलब कि 20 में क्या है। देखिए यहाँ पे क्या है, संविधान का संशोधन है। जब तक आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा तो आपका क्वेश्चन नहीं बने। एक और चीज़, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसी बुक में अनुच्छेद 1 मतलब इम्पोर्टेंट सारे आर्टिकल्स दिया, देख सकते हैं यहाँ पे शुरू से एकदम 1 से 3 जो मेन आर्टिकल्स हैं इसमें सब दिया। आप इसको कम से कम 10 बार पढ़िए, 10 बार 20 बार, मुश्किल से 2 या 3 पेज है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो मेरा सलाह यही रहेगा कि जहाँ से क्वेश्चन आएगा हम उसी क्यों नहीं पढ़ेंगे। फिर देखिए यहाँ कौन सा अनुसूची में एक ही जगह सब दिया, लिस्ट दे दिया है कि अनुसूची में क्या है नहीं है, देखिए पूरा अच्छे से दिया हुआ है। फिर देखिए कहाँ कहाँ स्रोत है, एक ही जगह सब दिया। तो ये सब बुक
स्टैंडर्ड बुक है। लुसेंट भी अच्छी बुक है, लेकिन आपको जो है सिर्फ लुसेंट के भरोसे नहीं रहना है, आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि बीपीएससी का एग्ज़ाम है, ऐसे बुक को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे देखिए इस बुक का क्या पढ़ने का फ़ायदा, जैसे मान लो कभी कभी पीटी में पूछ दे भारत के संविधान का मूल ढांचा में कौन कौन सा शामिल है, कौन कौन नहीं है, तो आप देखिए इस लुसेंट में नहीं दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये तो पढ़ना पड़ेगा कौन सी बात है। जैसे मान लीजिए मूल ढांचा क्या होता है, जो केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारे संविधान कुछ ऐसी विशेषता जिसको कभी ख़त्म नहीं कर सकती है संसद, तो उसी को क्या बोलते हैं, मूल ढांचा बोलते हैं। कि इसमें सब दिया हुआ कौन कौन सा मूल ढांचा में शामिल होता है, कौन कौन नहीं होता, तो ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब आपको इसी बुक में मिलेगा। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप देखिए ये जो है पूरा संसदीय व्यवस्था, आप इसी सब को पढ़ना है, इससे बाहर आपको कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी बेसिक बातें हैं, काफ़ी अच्छी बातें हैं। हाँ भली मोटी बुक रहेगा, इसमें आपको पढ़ना कहाँ है, इसमें बहुत बात तो मेंस का है, आपको पीटी को चूज करना है कौन कौन सा हमको पढ़ना है, कौन कौन नहीं पढ़ना है। और अंतिम में देखिएगा जब आप यहाँ पे, तो यहाँ भी जो है ना एक ही में पूरा संविधान का जितना भी अमेंडमेंट हुआ है, और लिस्ट भी देखिए दिया हुआ है, कौन पीएम कैसे थे, इस पर खैर तो लुसेंट में दिया, उसको भी देख सकते हैं, इसमें भी अच्छे से जो है ना आपका दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखिए पूरा जितना भी है ना एक ही जगह जो है ना संविधान का देखिए संशोधन क्या हुआ है, दिया हुआ। अब देखिए एक क्वेश्चन हमको याद है, अभी बीपीएससी पूछा था कि जो है ना कि पंचायती राज को लेके पहला संविधान संशोधन अधिनियम कब आया था, वो 60 नंबर का था। ये जो है ना आपको कहाँ मिलेगा, आपको यहीं देखने को मिलेगा। मैं दिखा रहा हूँ अभी, यहाँ देखिए आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि जब राजीव गांधी जब पीएम थे देश के, उस समय ना 60 बोल देते थे, 64 संविधान संशोधन विधेयक जो है ना पंचायती राज के लिए लाया तो गया था। ये लोकसभा में पारित भी होगा, लेकिन राज्यसभा ने इसको पारित नहीं किया। क्वेश्चन बीपीएससी इस बार यही पूछा कि सबसे पहली बार कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है ना पंचायती राज के लिए आया था, ये देखिए 64 है। और ऐसे क्वेश्चन का जवाब आपको कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा आपको लक्ष्मीकांत से ही। जो मेरा जो पीटी हो रहा है, मैंने वजह यही कि ऐसे सब बुक को पढ़ के पीटी पास होता है। सिर्फ कोई बोलता है कि नहीं लुसेंट सिर्फ पढ़ लो पीटी हो जाएगा, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ लुसेंट अच्छी बुक है, वहाँ से 150 में से हम जानते हैं कि 60-70 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन वो तो आपको पीटी पास कराएगा नहीं। पीटी पास आपको ऐसे बुक ही क्या करेगा, कराएगा। और सिर्फ बात है लक्ष्मीकांत आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, मेन टॉपिक पढ़ना है। और मैं हालांकि इसका पॉलिटी का मैं पूरा एक वीडियो बना रहा हूँ, 2 वीडियो तक बना चुका हूँ, और भी आगे मैं पूरा जो है ना A to Z आर्टिकल 1 से लेकर 395 पर सारा वीडियो बना दूंगा। आप उसको भी देखिए तो आपका लगभग क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इससे सॉल्व हो जाएंगे। पॉलिटी के बाद अब आता है ज्योग्राफी, ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है बीपीएससी के लिए। तो इसमें देखिए हमको क्या क्या करना चाहिए। पहली बात तो देखिए आपको पता होगा कि जो ज्योग्राफी जो होता है उसमें आपका पहला सेक्शन होता है फिजिकल ज्योग्राफी, जिसको हम भौतिक भूगोल बोलते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ महेश कुमार बनवाल ही पढ़ना है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या पढ़ना, देखिए भौतिक भूगोल में एक होता है स्थल मंडल, फिर होता है जल मंडल, फिर होता है वायुमंडल, होता है ना। तो अब देखिए स्थल मंडल में क्वेश्चन क्या पूछा, एक बार 65 में पूछा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से क्वेश्चन पूछा था कि एक कोई नजका प्लेट कहाँ किस बीच में पाया जाता है, किस महाद्वीप या किस महासागर के बीच में पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, प्लेट टेक्टोनिक सब्जेक्ट ठीक है मेंस का है, लेकिन पीटी में क्या कर रहा है, पूछ रहा है। उससे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसे एक बेगदर का महाद्वीप पे विस्थापन सिद्धांत है, वो भी पूछ सकता है। तो ये आप कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको कहाँ, आपको महेश कुमार बनवाल मिलेगा। लुसेंट में इतना अच्छे से नहीं दिया हुआ है, छोटा प्लेट बड़ा प्लेट, तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ लुसेंट अच्छी बुक है, लेकिन आपको लुसेंट के अलावा भी महेश कुमार बनवाल के स्थल मंडल का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वेगनर, जितना भी पर्वत है, कैसे पर्वत बना, एक बार पूछा बीपीएससी क्या, पर्वत निर्माण के लिए कौन सी प्रक्रियाएँ हैं, अंतर्जात बल में क्वेश्चन पूछ दिया। अब क्या कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको लुसेंट में नहीं मिलेगा, इसलिए आपको ये बुक क्या करना पड़ेगा, पढ़ना। जितना भी पठार है वो पढ़ लीजिए, मैदानी भाग पढ़ लीजिए, जितना भी स्थलाकृति नदी से क्या बनता है, पवन से क्या बनता है वो पढ़ना पड़ेगा, और ज्वालामुखी कौन सा एक्टिव है, कौन सा कैसा है वो पढ़ लीजिए। और मरुस्थल तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई बीपीएससी के लिए, क्यों, क्योंकि एक बार पूछा कि विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है, तो क्या कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन का फिर लुसेंट में दिया, लेकिन आपको महेश कुमार अच्छे से दिया हुआ है। फिर जल मंडल में क्या कीजिए, आप सिर्फ देख लीजिए कि जल धाराएं गर्म और ठंडा क्या है, लवणता का क्या, सबसे अधिक लवण वाला कौन सा महासागर, ये आप देख सकते हैं। वायुमंडल में देखिए बादल की ऊंचाई वाला क्वेश्चन देख लीजिए। जलवायु प्रदेश कोपेन का जो वर्गीकरण है, बीपीएससी क्वेश्चन कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से हर एक बार पूछता है कि ये जलवायु कहाँ पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। देख चक्रवात का कुछ लोकल जो नाम होता है वो देख लीजिए, ठीक है। ये आप तीनों मंडल में ऐसे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, महेश कुमार बनवाल से कवर कर सकते हैं। फिर देखिए क्षेत्रीय भूगोल बहुत ही इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन लगभग आपको 3 या 4 तो डायरेक्ट यहीं आ जाता है, 4 या 5 भी आ जाएगा अगर पूछेगा तो अच्छे से क्वेश्चन पूछता है ज्योग्राफी। तो अब देखिए क्षेत्रीय भूगोल को कैसे पढ़ना मैं अभी आपको मैं बुक से दिखाऊंगा। देखिए ये सारे महादेश पढ़ना है, जितना भी 7 महादेश है और 5 महासागर, कहाँ कहाँ कौन सा आइलैंड है, ये सारे इसमें पढ़ना है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये सब पढ़ लेना है, ठीक ना। और इसमें महेश कुमार वर्मा और एटलस का भी यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्षेत्रीय भूगोल में आपको क्या पढ़ना है कि कौन सा औद्योगिक नगर कहाँ है, खनिज कहाँ है, जनजाति पूरे दुनिया में कौन कौन सा कहाँ पाया जाता है, जल संधि, परिवहन, नदियाँ पूरे दुनिया का कौन लंबी नदी है, कौन कहाँ से निकलती है, फिर नहर, जलप्रपात, झील, पठार, ये सब आपको क्षेत्रीय भूगोल में क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मैं अभी आपको उसका बुक दिखाऊंगा कहाँ से आपको उसको पढ़ना है, ठीक ना। ये देखिए महेश कुमार वर्मा का बुक है मेरे हाथ में। देखिए इसमें देखिए मैन क्वेश्चन देखिए चैप्टर देखिए, जैसे कि मान चट्टान पूछ सकता है, फिर ये देखिए अंतर्जात बल यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, प्लेट टेक्टोनिक से क्वेश्चन पूछ सकता है, फिर देखिए ज्वालामुखी से क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि इसमें कुछ मेंस का भी पार्ट दिया हुआ है, आपको उस मेंस के टॉपिक को छोड़ के आपको फिर क्या करना, पीटी पर क्या करना, फोकस करना। देखिए एक ही जगह सब यहाँ दे दिया है, कितना कौन सा कहाँ पर्वत है, कौन पठार मैदान, देखिए एक ही यहाँ से 2 क्वेश्चन है कन्फर्म, इसको पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्यों नहीं हम पढ़ लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ जितना भी धाराएँ दिया हुआ एक ही फतह, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन एगो कन्फर्म है आना, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए जितना भी आपका ये क्या हो गया, हाँ देखिए ये था सब कुछ वायुमंडल में देख लेंगे, कहाँ पे तापमान है, कहाँ उसका बजट है, कौन सा बादल देखिए यहाँ दिया हुआ पूरा ये क्वेश्चन, बादल आर्द्रता सब दिया हुआ, इसको पढ़ लेंगे एक बार। एक हाँ एक यहाँ पर्यावरण का भी कुछ टॉपिक दिया हुआ, उसको भी देख सकते हैं, जैसे कि कहाँ बैठक हुआ, कौन सा समिट हुआ, ये आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, कब हुआ, ये सब दिया हुआ, आप इसको एक बार ना देख सकते हैं। देखिए ये यही है आपका क्षेत्रीय भूगोल, देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन ई में है बर्नवाल में क्षेत्रीय भूगोल 1 2 3 4 5 6, देखिए सारा जितना भी महादेश है सबका इसमें डिटेल एनालिसिस किया हुआ। देखते हैं यहाँ पे पूरा यही पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ से 3 या 4 रहता है, आप इसको एक एक करके हर एक कंट्री वाइज दिया हुआ है, कौन कहाँ किस महादेश की नदियाँ बड़ी है, कौन छोटी, मतलब ये लगभग 30 पेज के आसपास है। इसको आप पढ़िए क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आएगा अपने को, ठीक है ना। इसलिए मेरा सलाह है कि आप इसको क्षेत्रीय भूगोल को जो देखो उत्तरी अमेरिका दिया हुआ है, इसमें सब दिया हुआ उत्तरी अमेरिका का कहाँ क्या कैसे है, कौन सा सुपरियर झील है, कैसे क्या, सब इसमें अच्छे से दिया हुआ। आप एक बार इस 20-30 पेज को पढ़ने में क्या लगता है, इसको पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। अब इसमें भारत का भूगोल है, अब इसमें देखिए क्या करना है, भारत के भूगोल में 8 या 10 सेक्शन है, ठीक ना। तो आपको इसमें क्या करना है कि सबसे पहले इंडिया का जो है ना फिजिकल जो फीचर्स है उसको देख लेना है, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, कहाँ मैदान है, ये देख लेना है। और जब आप बिहार पूरे देश का पढ़िए तो आप बिहार का भी फिजिकल पढ़िए, साथ ही साथ दोनों कवर हो जाएगा, मेरा सलाह यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नदियाँ कहाँ से निकलती है, कौन सहायक नदी है, और ये आप पढ़िए पेरियार के बुक से, मेरा सलाह ये रहेगा पेरियार का बुक, पेरियार का ही बुक पढ़िए, उसमें सारे डायग्राम अच्छे से दिया हुआ है, उससे बेहतर ज्योग्राफी और कोई बुक नहीं, उतना आसान लैंग्वेज तो कहीं है भी नहीं। हालांकि महेश कुमार वर्मा भी इंडिया का ज्योग्राफी है, लेकिन मेरा सलाह रहेगा कि आप पेरियार पढ़िए। पढ़ने का आप लुसेंट भी पढ़ सकते, लेकिन ध्यान रखिएगा लुसेंट से क्वेश्चन कम आएगा, लेकिन आपका पेरियार या महेश कुमार वर्मा से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना इंडियन ज्योग्राफी देखने को मिल जाएगा। झील पढ़िए, जलप्रपात, कौन सा मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सिंचाई कौन सा है, उद्योग पढ़िए, परिवहन पढ़िए, जनगणना पूरा पढ़ ले जाइए, नदी घाटी पढ़िए, नेशनल पार्क बनिए पढ़िए, जनजाति कितना उसको पढ़िए। और बिहार का भी मैं फिर बोल रहा हूँ, नेशनल लेवल का पढ़ने के साथ साथ आप ऐसे टॉपिक को बिहार से भी क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्ट क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि इंडिया में कहाँ हिमालय पाया जाता है, तो अब देखिए हिमालय का हिस्सा शिवालिक बिहार में भी थोड़ा सा पाया जाता है, चंपारण में, तो आप उसको पढ़ लीजिए। फिर पढ़िएगा प्रायद्वीपीय पठार, तो प्रायद्वीपीय पठार कुछ हिस्सा आपको दक्षिणी बिहार में देखने को मिलता है, वो पढ़ लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको वहाँ सवाल बनाने में बहुत ही ईजिली होगा। और ज्योग्राफी को बिना मैप से मत पढ़िएगा, सामने मैप रखिएगा तभी इसको क्या कीजिएगा पढ़िएगा। तो पेरियार, लुसेंट भी यूज़ कर सकते हैं, और महेश कुमार वर्मा, ये 3 बुक जो है आपको इंडियन ज्योग्राफी या पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, और इसी से आपका सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आ जाएगा, ठीक ना। अब आइए इसमें अगला आपका है अर्थशास्त्र या इकोनॉमी। देखिए एक बहुत बड़ा सेक्शन है, इसमें हालांकि क्वेश्चन तो करंट से ही आता है बजट से, आता है सर्वे से, कुछ योजनाएं से कार्यक्रम आ जाता है, तो लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था में आपको कुछ बेसिक टर्म क्या करने पड़ेगा, जानने पड़ेंगे। तो बेसिक टर्म के लिए देखिए आप क्या कर सकते हैं, मेरा सलाह होगा कि आप जो है ना, फिर मैं वीडियो बनाया हूँ, आप मेरा भी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैं इंपॉर्टेंट लगभग 6 या 7 वीडियो बनाऊँगा, जिसमें कि सारा इकोनॉमिक्स का हर एक सेक्शन क्या हो जाएगा कवर आपका
कवर उसमें आपका हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा सलाह ये है कि कम से कम कोई आपके पास एक कोई ना कोई बुक अच्छी होनी ही चाहिए। तो बुक में जहाँ तक बात है, दृष्टि का एक आता है स्पेशल क्विक रिवीजन इकोनॉमिक्स का, वो खरीद सकते हैं। नहीं तो महेश कुमार बर्नवाल जो है, मैं आपको बुक दिखाऊंगा कैसा है, आप उसको भी खरीद के क्या कर सकते हैं। देखिए सब नहीं पढ़ना है, पीटी में इकोनॉमिक्स को मेन जो जैसे कि पहला इसमें क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, कैसे फैक्टर कॉस्ट पे हम जीडीपी निकालते हैं, मार्केट प्राइस में क्या जुटता है क्या घटता है, ये सब चीज़ पढ़ लेना है। ठीक है, उसके बाद इसमें आना है वित्त, लोक वित्त मतलब पब्लिक फाइनेंस, राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व प्राप्ति क्या होता है, राजस्व जो खर्च व्यय क्या होता है, मतलब सारा कॉन्सेप्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इस टॉपिक में जानना पड़ेगा। फिर बैंकिंग मुद्रा तो क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, आरबीआई के क्या काम है, आरबीआई का स्थापना कब हुआ है, कौन सी बैंक की स्थापना कब हुआ है, ये सब देख लेना आपको अच्छे से। ठीक ना। फिर आपको एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम बीपीएससी से पूछा, एक इससे आपको चालू घाटा पता चलेगा, टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। उसका तो 5 ईयर प्लान जितना भी हुआ है, 12 पंचवर्षीय योजना देश में हुआ है, वो सारे आपको कहाँ से पढ़ना है, लुफेंट से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है, लुफेंट से पढ़ना। और लेटेस्ट जितनी भी योजनाएं हैं, बिहार सरकार की योजनाएं पढ़ लेना है, केंद्र सरकार की योजनाएं क्या करना है पढ़ लेना है। और इसमें वही आर्थिक सर्वे और बजट तो समझे इसको मतलब घोर के पी जाना, ऐसा करना है, मतलब क्योंकि इसी को फनाना है। बजट और सर्वे से आपको बीपीएससी पीटी में बिहार के बजट और सर्वे से डायरेक्टली 8 या 10 को फंड आता है, डायरेक्टली, बाकी इनडायरेक्टली और भी होता है, लेकिन 10 क्वेश्चन तो मिनिमम इससे आएगा ही आएगा। और मैं आर्थिक सर्वेक्षण का पूरा एक 3 घंटे का वीडियो बना दिया हूँ, लिंक दिया हुआ नीचे डिस्क्रिप्शन, उसको आप देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके इसको खोज के जरूर से जरूर देख लीजिएगा। ठीक ना। फिर बजट आप मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा इसका। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट चलिए। हाँ, इसमें आपको पिछले साल का क्वेश्चन भी एक बार क्या करना है, देख लेना है। आइए जो है ना, अब आगे हम चलते हैं। इसमें नेक्स्ट आपका है कि साइंस क्या है आपका, साइंस। देखिए साइंस में क्या है आपका कि जो है इसमें आता है आपका पहला सेक्शन जो फिजिक्स क्या आता है। देखिए साइंस के लिए क्या कीजिए, सबसे पहले 3 भाग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या होता है बायोलॉजी। तो फिजिक्स के लिए क्या कीजिए, पहले जितने भी मात्रक होते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए। लुसेंट में भी दिया हुआ अच्छे से, नहीं तो लुसेंट में एक और आता है जनरल साइंस का बुक अलग से, उसको उसको मोटी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ साइंस ही दिया हुआ है। और नहीं तो आप एनसीईआरटी का 9th और 10th भी बुक यूज कर सकते हैं। जितना भी मात्रक है अच्छे से कर लीजिए। बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कभी कोई ऐसा मात्रक से 2 क्वेश्चन पूछ दिया डायरेक्टली, समझ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपको जितना भी मात्रक, किसकी मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, उसको देख लीजिए। अधिफ राशि, फदिफ राशि, स्केलर और वेक्टर बीपीएससी कई बार पूछता है, उसको अच्छे से पढ़िए, लुफेंट में दिया हुआ याद कर लीजिए। नहीं होता तो लिख के याद कर लीजिए। मात्रक हो गया, उसी में अधिफ फदिफ राशि हो गया, गति हो गया, वेग हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, बेसिक टर्म पूछता है इसमें। क्या वर्क क्या 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 होता है, इसका क्या यूनिट होता है, उन्हें एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, प्रेफर क्या होता है, सरफेस टेंशन क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, वेव क्या होता है, लाइट में क्या है, करंट में क्या है, इसका है। और जो मैंने खोज हुआ है वो, ये सब कहाँ आपको सारा लुफेंट में, जनरल लुफेंट में मिल जाएगा और आपको स्पेशल लुफेंट में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे करके जो है ना चीज़ें जो है कर सकते हैं फिजिक्स का। और फिजिक्स को करने में मुश्किल से 3 या 4 दिन लगेगा, इससे अधिक नहीं लगेगा। ठीक है, आ गया ये केमिस्ट्री, मतलब पूरा मतलब साइंस को करने में 2 या 3-4 दिन बहुत सफिशिएंट है। केमिस्ट्री, मेटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, एलिमेंट, मिक्सर, कंपाउंड क्या होता है, परमाणु स्ट्रक्चर। बीपीएससी क्वेश्चन क्या करता है, जैसे मान लीजिए दे दिया सोडियम दे दिया, सोडियम दे दिया, सोडियम का मान लो एटॉमिक नंबर 12 दे दिया, और यहाँ मान लीजिए कि इसका एटॉमिक मास कितना दे दिया, 22 दे दिया। पूछता है इसमें कितना प्रोटॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है, पूछ देता है। तो जब तक आप इसका बेसिक नहीं पता हो तो कैसे बताओगे, ये आपको कहाँ लुफेंट में मिल जाएगा। नहीं तो आपको इसलिए ऐसे क्वेश्चन को जवाब देने के लिए आपको 9th का क्लास का एनसीईआरटी क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछता है कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो ये सब कहाँ आपको मिलेगा, 9th क्लास का एनसीईआरटी मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पर आपको केमिस्ट्री में आपको क्या करना है कि हाँ, तत्वों का वर्गीकरण, मतलब कि मेटल हो गया, नॉन मेटल हो गया, रासायनिक केमिकल बॉन्ड हो गया, एसिड हो गया, कार्बन का अच्छे से पढ़ लेना है,
मेटल पढ़ लेना है, नॉन मेटल बता ही दिया आपको। मिश्र धातु के बार क्वेश्चन पूछ चुका है, जैसे स्टेनलेस स्टील में क्या क्या धातु यूज होता है, क्वेश्चन होता है ABCDE, इसका ऐसे क्वेश्चन का जवाब कब दीजिएगा जब आपको पता होगा। तो ये सब सेक्शन कहाँ से आप पढ़िए, लुसेंट में पढ़िए, और ये केमिस्ट्री में इससे बाहर आपका नहीं आता। हाँ, कुछ कुछ केमिकल फार्मूला पूछ देता है, लुसेंट में एक ही जगह सारा केमिकल फार्मूला क्या किया हुआ दिया हुआ, इसको याद कर सकते हैं। अब आइए बायोलॉजी, ये भी बहुत बड़ा सेक्शन है। बायोलॉजी में देखिए क्या कीजिए, 2 पार्ट होता है, बॉटनी और जूलॉजी होता है। तो बॉटनी में सारा जितना भी प्लांट है उसको आप सही ढंग से कर सकते हैं, ये भी लुसेंट में आपको अच्छे से मिल जाएगा। और बायोलॉजी में वही जितना भी मानव तंत्र है, जितना भी पाचन तंत्र है, मतलब कि उत्सर्जन तंत्र है, जितना श्वसन तंत्र है, सारा अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ भोजन कैसे पचता है, कौन सा हार्मोन यूज होता है, कौन सा एंजाइम यूज होता है, कौन सा ग्लैंड कौन सा एंजाइम निकालता है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना, क्योंकि क्लास 10th और 9th के एनसीईआरटी में से बात लिखा हुआ है और लुसेंट में भी दिया हुआ। तो आप जो है ना, मानव तंत्र हो गया, रोग तो कई बार पूछता है, फिर विटामिन A का क्या केमिकल नाम है, ये सब पूछता है, पोषक तत्व में क्वेश्चन पूछ देता है। मतलब ये सब जो है ना, इसका बहुत ही कोर एरिया है, किसका, जीव विज्ञान का। आपको इसको तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अब अंतिम इसमें है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए ये इसरो ने जितना काम किया है लुसेंट में पीछे दिया हुआ है, इससे अलावा आपको नहीं पढ़िएगा। कौन सा उपग्रह कब छोड़ा है, आगे आने वाला कौन सा छोड़ा जाएगा, ये करंट का हो जाएगा, पढ़ लीजिएगा। DRDO ने कुछ जो बनाया है आपको मिसाइल, वो सब देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लुसेंट में आपको दिया है। और मेनली इससे करंट ही पूछेगा, क्या पूछेगा, करंट ही आपको क्या होगा पूछेगा। और लुसेंट के अंतिम में दिया है विविध, उसको एक बार जो 1 या 2 बार जो है एक बार देख लीजिएगा, उससे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन आ जाए चौके से। तो आप उसको क्या करना है, पढ़ लेना है, और क्या है, पढ़ने में क्या दिक्कत है। ये देखिए इकोनॉमिक्स का, ये महेश कुमार वर्माल का एनसीईआरटी का ही है, ये इकोनॉमिक्स का बुक, ये एडिशन है, मतलब कि ये बहुत अच्छी बुक है। मतलब इसमें देखिए ना, आपको अच्छे से जो है ना बेसिक लैंग्वेज में जो सारी बातें जो आपको इसमें दिया गया है। इसमें देखिए आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, देखिए क्या करना है क्वेश्चन में क्या। एक बार देखिए यहाँ लिखा हुआ नेशनल इनकम आपको दिख रहा होगा, देखा 3rd में, आपको इसको एक बार सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ लेना है। फिर देखिए यहाँ पे आपको यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ 4th में दिया हुआ आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना, अच्छे से दिया है, इसमें इसको पढ़ लेना है, ठीक ना। फिर यहाँ देखिए कुछ बेरोजगारी गरीबी का कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिएगा, फिर ठीक ना। उसके बाद देखिए यहाँ से, हाँ देखिए पूरा बैंकिंग प्रणाली आपको क्या किया हुआ दिया हुआ है, इसमें अच्छे से सब दिया, कब RBI बना, RBI का क्या काम है, क्या रेपो रेट, क्या रिवर्स रेपो रेट, मतलब ये मतलब काफ़ी अच्छी बुक है, ठीक ना। तो इसे दृष्टि का भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छी बुक है, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पर आपको जो भी इंडिया में टैक्स सिस्टम है, देखा यहाँ पे अच्छे से टैक्स दिया हुआ है, पूछ देगा अप्रत्यक्ष टैक्स कौन सा है, GST क्या है, इसे कौन पूछ देगा। फिर देखिए यहाँ पूरा ये बजट और राजकोष फेर नीति, इसी में आपका सब कुछ है, सरकार की प्राप्ति, राजस्व व्यय, ये सब इसमें अच्छे से क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सब टॉपिक नहीं पढ़ना, वही जितना मैं आपको लिख के बताया हूँ वही 5-6 टॉपिक से चूज कर लेना, उसी के बाद क्या करना है, इस बुक से पढ़ लेना है। अब देखिए मैं सारा लगभग सब्जेक्ट कर चुका हूँ। अब इसमें आपका बचा क्या, करंट अफेयर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, 30 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है 150 में। देखिए करंट में क्या करना है, कोई भी एक मैगजीन का 1 साल का खरीद लेना, एक ने 2 खरीद लीजिए, एक ले लीजिए एडिटोरिया का, एक लीजिए परीक्षा मंथन का। और बिहार स्पेशल के लिए परफेक्शन IAS भी सही है और परीक्षा मंथन भी क्या है सही। ये 2 या 3 आप जो भी अच्छा लगे, कम से कम 2 ले लीजिए, ठीक ना, एक पूरा करंट, ठीक ना। अब क्या कीजिए, इसमें क्या क्या पढ़िए, जितना भी समिति है गठन हुआ है करंट में, पुरस्कार किसको मिला है, खेल या कोई भी अवार्ड, सम्मेलन जहाँ जहाँ हुआ है, सूचकांक इंडेक्स पढ़ लीजिए, व्यक्तित्व पढ़ लीजिए, जितना भी लोग निधन हुए उसको देख लीजिए, नियुक्ति देख लीजिए, कौन सा देश क्या समझौता किया उसको देख लीजिए, जो भी संगठन हुआ है वो देख लीजिए। और बिहार का भी करंट आप क्या कर लीजिए, देख लीजिए, जितना भी युद्धाभ्यास हुआ है उसको अच्छे से देख लीजिए, कोविड का कुछ घटनाक्रम अच्छे से देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन करंट आपको क्या होगा बनेगा। और मेरा सलाह ये होगा कि चूँकि 8 मई को एग्ज़ाम है, तो मेरे ख्याल से जो है ना, आप 1 अप्रैल 2021 से लेके 15 अप्रैल तक का ना करंट पढ़ लीजिए ना। 15 नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लेकिन 1 अप्रैल तक 2022 तक का तो पढ़ लीजिए, 1 साल का अच्छे से पढ़ लीजिए। और ख़ास करके ध्यान रखिएगा कि आप जो है ना सितंबर 2021, अक्टूबर 21, नवंबर 21, दिसंबर 21, जनवरी, फरवरी और मार्च, इतना महीने का तो अच्छे से पढ़िएगा। मेरा तो सलाह यही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ही 80% करंट आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए मैं इतना तो आपको भाषण दे दिया, अब यहाँ है कि इसको कैसे पढ़ा जाए, कितना देर पढ़ा जाए। देखिए
सबसे पहली बात, इतना चीज़ को कवर करने में आपको डेली 6 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा और 1 घंटा आपको प्रैक्टिस, मतलब कि प्रीवियस ईयर बनाइए या कुछ भी कोई सैम्पल पेपर बनाइए, आपको ये क्या करना पड़ेगा, 1 घंटा 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये 6 से 8 घंटा अपने अकॉर्डिंग टाइम क्या करिए, अरेंज कर लीजिए और 2 घंटे का टाइम क्या कर लीजिए, बांट लीजिए। अब यहाँ देखिए कि कैसे पढ़ें इसको। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, 5 दिन का बनाइए टारगेट, छोटे छोटे 5 दिन का क्या बनाइए टारगेट, और टारगेट में क्या फिक्स कीजिए, एक दिन में हमको कोई ना कोई 3 चीज़ पढ़ना है। जैसे मान लीजिए हिस्ट्री भी पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए और करंट पढ़ लिए, ठीक ना। और क्या कीजिए, 5 दिन का पहले एक प्लानिंग तैयार कर लीजिए। उसके बाद हर एक रात को फिर ये सोचिए कि हमको अगले दिन ये चीज़ क्या करना है, पढ़ना है, और उसको एक पेज में लिख लीजिए। और जब पूरा दिन बीत जाए, देखिए क्या मैं रात में उसको पूरा कर पाया, और जो जो नहीं कर पाया फिर नेक्स्ट दिन को करने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। वही कहता हूँ, नाइट में एक प्लानिंग तैयार कर लीजिए और एक पेज में लिख लीजिए कि क्या करना है, किससे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक किस बुक से पढ़ना है, स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, ग्लूफेम से पढ़ना है, वही कर लीजिए। और देखिए एक मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जो है ना आप इसको पढ़ने का एक वीडियो मतलब कि रूटीन बना सकते हैं। मैं छोटा सा आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैं 1 अप्रैल से 5 अप्रैल का मैं आपको सिंपल दिखा रहा हूँ, हालांकि 5 अप्रैल तो कल है, लेकिन ये देखिए 1 अप्रैल से लेकर 5 दिन का देखिए मैं बनाया। देखिए कैसे बनाया हूँ, देखिए मैं क्या किया, 1 अप्रैल से 5 अप्रैल डाल दिया टाइम, ठीक ना। अब देखिए 1 अप्रैल को मैंने देखिए क्या क्या फिक्स किया, हमको अफ्रीका महादेश पढ़ लेना है, ऑस्ट्रेलिया भी पढ़ लेना है, और भारत का भूगोल का कुछ सेक्शन हम चूज किए थे वो पढ़ लेना, मैं लिख लिया, ठीक ना। फिर हमने क्या कोशिश किया, करंट अफेयर्स अप्रैल और मई 2021 का पढ़ लेना है, बिहार का भी करंट क्या करना पढ़ लेना, फिर बजट और सर्वे क्या करेंगे देख लेंगे। फिर हम हिस्ट्री का क्या रिवाइज करेंगे, सिंधु घाटी पढ़ लेंगे, वैदिक काल पढ़ लेंगे, मगध पढ़ लेंगे, ये सब पढ़ लेंगे। देखिए ये जो है 1 दिन का मैंने क्या कर लिया था, रात में टारगेट क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, ठीक ना। और मैं बोल दिया कि हाँ इतना घंटे हमको क्या करना है, पढ़ना है। फिर देखिए 2 तारीख को मैंने क्या किया, यूरोपीय कंपनी का आगमन रिवाइज कर लिया, फिर यूरोप का ज्योग्राफी पढ़ लिया, उत्तरी अमेरिका पढ़ लिया, भारत का कुछ भूगोल पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट डे क्या किया मैं, देखिए जून और जुलाई का क्या पढ़ा, 21 का करंट अफेयर्स पढ़ लिया, बिहार का भी करंट पढ़ लिया। फिर देखिए हिस्ट्री में क्या किया, सातवाहन वंश पढ़ लिया, विदेशी आक्रमण पढ़ लिया, गुप्त पढ़ लिया, वर्धन पढ़ लिया, महात्मा महावीर पढ़ लिया। मतलब कि हम क्या करें, देख रहे हैं यहाँ पे हम लिख के रख लिए कि हाँ हमको ये करना है। फिर देखिए 3 तारीख का बना लिए हम, फिर 4 तारीख का बना लिए, फिर 5 का बना लिए। इस तरह से जो है ना आप जो है ना ये छोटा छोटा 5 दिन का क्या कीजिए, फिक्स कीजिए हमको ये करना है। और विश्वास कीजिए कि ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है मेरा, ठीक ना। और ऐसे करके आपका ना कोई भी टॉपिक ना बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, और इसको बार बार आप चीज़ क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए 5 दिन का है, ठीक ना। इसमें देखिए 5 दिन में देखिए आपका हिस्ट्री भी खत्म हो गया है, आपका करंट भी बहुत कुछ खत्म हो गया, और आपका ज्योग्राफी भी क्या हो गया, खत्म हो गया। फिर नेक्स्ट 5 दिन में क्या कीजिए, साइंस का बना लीजिए, इको का बना लीजिए, और भी किसी पॉलिटी का बना लीजिए। ऐसे मतलब आप समझिए कि 1 महीना अगर समय बचा अभी भी पीटी का, ऐसे कि आपका 6 स्लॉट आएगा आपका, और 6 बार में कई बार रिवाइज हो जाएगा आपको। तो ऐसे भी करके आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं तो आपको जो अच्छा लगे वो भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। बाकी जो है ना जो भी मेरा कोशिश होगा, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। मेरा जो वीडियो रहेगा वो तो सारा टू द पॉइंट रहेगा, ठीक ना। मैक्सिमम मेरा कोशिश होगा कि जितना भी वीडियो बनाऊँ वो फिर मैक्सिमम क्वेश्चन जो इसी वीडियो से क्या हो जाए, आ जाए। बाकी आप अपने लेवल पे जितना मैंने आपको बताया इसको सही ढंग से कीजिए, और आपका जो है ना अच्छा रिजल्ट होगा। और अंतिम में मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा एक कविता के माध्यम से कि दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लो, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ़ का पहला तूफान छुओगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फ़र्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। मेरी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है, आप लोग तैयारी कीजिए, और कोई भी मदद हो तो आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी लोग को बहुत जितना हो सके मैं आप लोग को क्या करूँगा, मदद करूँगा। धन्यवाद।